हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कर किस प्रकार के होते हैं, करारोपण के सिद्धांत क्या है, कर भार क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में पढ़ा। जिसमें अप्रत्यक्ष कर के बारे में हमने पढ़ा था कि जिस व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है वह इस कर के भार को दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित कर देता है, विवर्तित कर देता है। आज इस कर विवर्तन या कर भार के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। कर भार का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं कि टैक्स बर्डन क्या होता है। कर भार का अर्थ कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से है। यदि सरकार किसी व्यक्ति पर कर लगाती है तो मुद्रा के रूप में जो राशि व्यक्ति को सरकार को देनी होती है तो प्रत्यक्ष मौद्रिक भार है, वो कर भार कहलाता है। प्रत्यक्ष द्राविक या मौद्रिक कर भार वह भार है जो करदाता प्रत्यक्ष रूप से देता है, और कर का प्रत्यक्ष भार वह है जिसका सीधा संबंध करदाता से नहीं होता। तो दो प्रकार के कर हमने देखे थे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जिसका प्रत्यक्ष कर का जो कर भार है वो सीधा करदाता को ही देना पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर का कर भार प्रारंभिक रूप से करदाता देता है, परंतु वह इस कर भार को दूसरे व्यक्ति पर विवर्तित कर देता है। अर्थात कर भार अप्रत्यक्ष भार वह है जिसका सीधा संबंध उस करदाता से नहीं होता, क्योंकि इसका भार है वो दूसरे व्यक्ति पर जाएगा, विवर्तित होगा। कभी कभी करों का वास्तविक भार भी वहन करना पड़ता है। यह वास्तविक कर भार प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही हो सकता है। कर का मौद्रिक भार और कर का वास्तविक भार दोनों अलग चीज़ें। मौद्रिक भार तो जब है कि जब कर लगाया था मुद्रा के रूप में जो राशि दी जाती सरकार को, जबकि प्रत्यक्ष वास्तविक कर भार तब वहन करना होता है जब वस्तु पर कर लगाने के बाद उसके मूल्य में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता को वस्तु पर पहले से ज़्यादा धनराशि खर्च करनी पड़ती है, जिससे उपभोक्ता का त्याग बढ़ता है। इस बढ़े हुए जो त्याग को हम वास्तविक प्रत्यक्ष कर भार कह सकते हैं। यानी जो अप्रत्यक्ष जो कर की राशि किसी विक्रेता या उत्पादक ने सरकार को दी है तो विक्रेता या उत्पादक उस कर की राशि को वस्तु की कीमत में जोड़ देता है। फलस्वरूप जब कोई व्यक्ति इस वस्तु को खरीदता है तो उस पर उसे ज़्यादा मुद्रा देनी पड़ती है, तो उससे जो त्याग बढ़ता है उसको हम वास्तविक प्रत्यक्ष कर भार कह सकते हैं। करदाता को परोक्ष वास्तविक कर भार का वहन तब करना पड़ता है जब कर लगाने से वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। उपभोक्ता अपने उपभोग में कमी करता है तो इस त्याग को परोक्ष वास्तविक कर भार कह सकते हैं। जिससे उपभोक्ता जो होता है वो उपभोग में कमी करता है, तो उपभोग में जो कमी होगा उसे वास्तविक इस त्याग को परोक्ष वास्तविक कर भार कह सकते हैं। यानी वास्तविक जो वर्ड जोड़ा जाता है मौद्रिक, वास्तविक वर्ड वस्तुओं और सेवाओं से जोड़ा जाता है। यानी जो कर लगने से वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि हुई है इसके उपभोग से उपभोक्ता को वंचित होना पड़ा, तो वो वास्तविक कर भार कहलाता है। डाल्टन ने करों के 4 प्रभाव बताए हैं। पहला है डाल्टन, जैसा कि पहले बताया था कि इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में काफ़ी विचार दिए हैं। डाल्टन ने करों के 4 प्रभाव बताए। पहला प्रत्यक्ष द्राविक कर भार, यानी जो कर बर्डन होता है उसके 4 प्रकार उन्होंने बताया। प्रत्यक्ष द्राविक कर भार, परोक्ष द्राविक या मौद्रिक कर भार, प्रत्यक्ष वास्तविक कर भार और अप्रत्यक्ष वास्तविक कर भार। यानी प्रत्येक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के 2 कर भार बताए, मौद्रिक और वास्तविक। परंतु कर भार का अध्ययन के प्रत्यक्ष द्राविक भार के रूप में ही किया जाता है, जबकि जो अध्ययन करते हैं हम कर भार का वो मौद्रिक रूप में ही किया जाता है। इस संबंध में डाल्टन ने कहा है कि कर के भार की समस्या केवल इस बात से संबंधित रहती है कि कौन उसका भुगतान करता है, टैक्स का भुगतान कौन करता है। फाइनली मसग्रेव के अनुसार, रिचर्ड ए मसग्रेव है, कर भार शब्द जिसको साधारणतः प्रयोग किया जाता है कर के अंतिम या प्रत्यक्ष मौद्रिक भार के स्थान से संबंधित होता है। यानी अंतिम रूप से मौद्रिक भार वो कौन वहन करता है, उस कर का टैक्स का मौद्रिक भार कौन वहन करता है।
कर भार के संबंध में तीन बातें विशेष उल्लेखनीय है। पहले, कर भार द्राविक भार माना जाता है। दूसरा, कर भार प्रत्यक्ष होना चाहिए। तीसरा, कर भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जिससे वह वसूल किया जाता है। कराघात यानी कर के दबाव, इम्पैक्ट, और करापात कर की भार, इंसिडेंस में अंतर को समझना होगा यदि कर भार को समझना है। इम्पैक्ट और इंसिडेंस को यदि समझना होगा हमें, कर के कराघात या कर के दबाव को, और करापात या कर भार। कर भार वे व्यक्ति सहन करते हैं जो अंतिम रूप से कर देते हैं। इस संदर्भ में पिगू का कहना है कि जो धन सरकारी कोष में पहुंचता है वह किसकी जेब से निकलता है, तो किसकी जेब में वह धन सुरक्षित रहता है। यदि कर के रूप में सरकार उसे न लेती तो, यानी कर भार जो व्यक्ति सहन करते हैं जो अंतिम रूप से इसका कर देते हैं, वह व्यक्ति कर के मौद्रिक भार को सहन करते हैं। अतः कर भार के अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि कर विवर्तन के कारण क्या है, यानी कर क्यों विवर्तन किया जाता है और किस सीमा तक विवर्तित किया जाता है। कर भार उस व्यक्ति पर होता है जो इसे और किसी पर टाल ही नहीं सकता। यानी एक व्यक्ति ने कर के भार को दूसरे व्यक्ति पर डाला, दूसरे ने तीसरे पर डाला, लेकिन तीसरा व्यक्ति इसको किसी चौथे व्यक्ति पर नहीं डाल सकता। तो जो कर का जो भार होगा, मौद्रिक भार, वो तीसरे व्यक्ति पर होगा। हालांकि कर का भुगतान किया है पहले व्यक्ति ने, लेकिन उसने उसके भार को तीसरे व्यक्ति पर विवर्तित कर दिया है। कर दबाव या कराघात, जिसे हम कराघात कहते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कर का आघात, यानी जब सरकार प्राथमिक रूप से जब टैक्स लगाती है तो आघात किस व्यक्ति पर है। कर भार, इसको कहते हैं करापात या कर भार कहते हैं। यदि सरकार कर लगाती है तो अंतिम रूप से जो मौद्रिक भार वहन करता है वो कौन वहन करता है। तो कर दबाव और कर भार में क्या अंतर है। इम्पैक्ट और इंसिडेंस, ये जब सरकार कर लगाती तो उसका इम्पैक्ट पहले व्यक्ति पर होता है, फिर जब वो कर को विवर्तित करता है कर भार को, तो इंसिडेंस या उसका जो प्रभाव होता है वो दूसरे व्यक्ति पर पड़ता जाता है। पहला, उस व्यक्ति पर जो कर राशि का प्रारंभिक भुगतान करता है उस पर इम्पैक्ट होता है, जिसे कराघात कहते हैं। कर भार उस व्यक्ति पर होता है जो अंतिम रूप से कर के भार को सहन करता है। दूसरा, कर के दबाव से आशय सरकार को किए गए कर राशि के मौद्रिक भुगतान से, जबकि कर भार से अभिप्राय कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से लगाया जाता है। कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से लगाया जाता है। तीसरा, यह कर का प्रारंभिक भार है, यह कर का अंतिम भार है। कराघात कर दबाव से बचना अवैधानिक है। करापात कर भार से बचने का प्रयास करना सर्वथा वैधानिक है। करापात या कर भार से बचने का प्रयास करना सर्वथा वैधानिक है। अब कर भार का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया, कर का मौद्रिक भार और कर का वास्तविक भार। प्रत्यक्ष मौद्रिक कर भार या प्रत्यक्ष कर का मौद्रिक भार, ये तब होगा जब करदाता पर करों का भार प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है, अर्थात उसकी जेब से करों की राशि सरकारी कोष में जमा होती है, तो इसे प्रत्यक्ष मौद्रिक कर भार कहते हैं। अप्रत्यक्ष मौद्रिक कर भार तब होगा जब कर लगने से वस्तु का मूल्य कर की राशि से अधिक बढ़ा दिया जाता है और उसे वस्तु के मूल्य के साथ वसूल किया जाता है, तो इसे अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार कहा जाता है। प्रत्यक्ष वास्तविक भार वह होगा, इसका अर्थ है जब किसी वस्तु पर कर लगाने से उसका मूल्य बढ़ जाए तथा उपभोक्ता या करदाता द्वारा उस वस्तु पर वह पहले से ज़्यादा या त्याग बढ़ जाए, त्याग की इस मात्रा को प्रत्यक्ष वास्तविक भार कहा जाता है। अप्रत्यक्ष वास्तविक भार, जब कर की लगने से वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उपभोक्ता पहले की अपेक्षा कम वस्तु का उपयोग करने लगता है, फलतः उपभोक्ता की संतुष्टि में जो कमी आती है उसे परोक्ष वास्तविक भार कहा जाता है। कर भार और कर प्रभाव, कर भार का क्षेत्र संकुचित होता है जबकि कर का प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर पड़ता है। कर भार ये मौद्रिक भार होता है जबकि कर प्रभाव वास्तविक तत्वों पर प्रभाव बताता है, जैसे व्यक्तियों के उपभोग,
बचत, विनियोग, उत्पादन, रोजगार आदि में होने वाली हलचलों पर प्रभाव। कर भार का क्षेत्र कम व्यक्तियों या अर्थव्यवस्था कम क्षेत्र पर, जबकि इसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्र पर है। कर भार में हम वांछनीयता का कम अनुमान लगाते हैं या नहीं अनुमान लगाते। कर प्रभाव में करारोपण के समाज पर वांछनीय या वांछनीय प्रभावों का अध्ययन वृहद रूप से करते हैं। कर भार और एवं कर विवर्तन में अंतर। कर भार, इसका तात्पर्य कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक दबाव या कराघात से है। डायरेक्ट किसी व्यक्ति पर सरकार जो टैक्स लगाती है उस पर प्रत्यक्ष रूप से जो मौद्रिक दबाव आता है या कराघात होता है, उससे तात्पर्य है कर भार से। कर का विवर्तन, जब एक व्यक्ति करों का सरकार को भुगतान करने के बाद कर भार को दूसरे व्यक्ति पर धकेलने की जो प्रक्रिया करता है वह प्रक्रिया कर विवर्तन प्रक्रिया कहलाती है। इसमें करदाता कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार को दूसरे व्यक्ति पर धकेलता है। करों का विवर्तन आगे की और पीछे की तरफ, दोनों तरफ हो सकता है। उत्पादक फुटकर व्यापारी पर कर भार डाल सकता है, फुटकर व्यापारी उपभोक्ता पर डाल सकता है। मांग और पूर्ति की लोच के अनुसार इसका कर भार का या करों का विवर्तन होता है। यदि मांग की लोच कम है तो इसका भार उपभोक्ता पर पड़ेगा। यदि मांग की लोच ज़्यादा होगी तो इसका भार व्यापारी या उत्पादक पर पड़ सकता है। उदाहरण, कर लगने से पूर्व चीनी 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिकती थी। अब चीनी पर 10 रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन कर लगाया जाता तो उत्पादक अब चीनी को 110 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचने लगेगा। परंतु बढ़ा हुआ मूल्य देखकर उपभोक्ता चीनी की मांग को घटा देते आते। करों का आगे की ओर विवर्तन नहीं हो सकता। अब वे करों का विवर्तन पीछे की तरफ करके चीनी की किस्म में कमी करके या मजदूरी की दर में कमी करने के रूप में करेगा। कर भार की समस्या के अध्ययन का महत्व क्या है, यानी इस बात का अध्ययन क्यों किया जाएगा, इस टैक्स का भार किस व्यक्ति पर पड़ेगा। इसके अध्ययन का निम्नलिखित महत्व। पहला, करदान की योग्यता और क्षमता का अनुमान लगाना, यानी किस व्यक्ति की करदान क्षमता योग्यता कैसी, इसका अनुमान लगाना। दूसरा, वित्त मंत्री द्वारा कर नीति या कर प्रणाली उचित हो इसको निर्धारित करने हेतु कर भार को जानना आवश्यक है कि वास्तविक रूप से कर लगाने पर उसका भार किस पर पड़ रहा है। तीसरा, करारोपण के बुरे प्रभावों से बचने हेतु भी इस प्रभाव को जानना आवश्यक होता है। चौथा, वर्ग विशेष पर करों का प्रभाव जानने हेतु, यानी विशेष वर्गों पर कर का या कर भार का प्रभाव क्या होता है, इसको जानने के लिए भी कर भार को जानना आवश्यक है। प्रत्यक्ष करों के भार की जानकारी आसानी से हो जाती है, जबकि अप्रत्यक्ष करों की कर भार की जानकारी करना कठिन है। प्रत्यक्ष कर का विवर्तन नहीं होता या नहीं किया जा सकता, जबकि अप्रत्यक्ष करों का विवर्तन आसान है। कर विवर्तन, कराघात। कर विवर्तन, कराघात या कर के दबाव और करापात या कर के भार के बीच की एक कड़ी है। कराघात और करापात के बीच की कड़ी कर विवर्तन है। कर के दबाव और कर के भार के बीच की कड़ी है। कर विवर्तन की विशेषताएं। कर विवर्तन यानी कर के भार को दूसरों पर विवर्तित करना या दूसरों के ऊपर डालना। कर विवर्तन के स्वरूप। कर विवर्तन के दो स्वरूप है। पहला, आगे की ओर कर को विवर्तित करना, दूसरा पीछे की ओर कर का विवर्तन होना या करना। दूसरा, कर विवर्तन की मात्रा। कभी कभी ऐसी दशा आती है जबकि करदाता कर भार की कुछ मात्रा स्वयं वहन करता है और कुछ भार की मात्रा ही विवर्तित कर पाता है। अच्छे संबंध उत्पादक उपभोक्ताओं से बनाए रखने के लिए कर का भार अल्प होने पर स्वयं ही वहन कर लेता है, यानी कर का भार यदि ज़्यादा नहीं है तो अपने उपभोक्ताओं को बांधे रखने के लिए उत्पादक उस कर के भार को स्वयं ही वहन कर लेता है। तीसरा, एक तथा अनेक बिंदुओं पर कर विवर्तन। अनेक व्यक्तियों में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे व्यक्ति पर कर का विवर्तन
किया जाए तो इसे अनेक बिंदुओं पर कर विवर्तन कहा जाएगा। एक से दूसरे व्यक्ति पर कर भार विवर्तन किया जाए तो दूसरे से तीसरे व्यक्ति पर विवर्तन नहीं किया जा सके तो इसे एक बिंदु का विवर्तन कहेंगे। एक बिंदु पर कर विवर्तन कहेंगे, अनेक बिंदु पर कर विवर्तन नहीं कहेंगे। अब कर विवर्तन और कर वंचना यानी कर चोरी में भेद क्या है, यह अंतर क्या है? पहला, कर विवर्तन से राजस्व की हानि नहीं होती सरकार को, क्योंकि कर का भार अंतिम रूप से किसी व्यक्ति पर पड़ना है, इसलिए राजस्व की हानि नहीं होती। जबकि कर वंचना में सरकार को राजस्व की हानि होती है, क्योंकि करों की चोरी कर ली जाती, इसलिए कर वंचना में राजस्व को हानि होती सरकार को। दूसरा, किसी न किसी को तो कर विवर्तन पर भार सहन करना पड़ता है, जबकि कर वंचना होने के कारण कर भार सहन करने का प्रश्न नहीं, कोई कर दिया ही नहीं जा रहा है तो उसका भार कहाँ से आएगा। तीसरा, कर विवर्तन की विधियां अलग हैं। कर वंचनाओं में अवैधानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। कर विवर्तन की विधियां अलग होती हैं जबकि वो वैधानिक मानी जाती है, जबकि कर वंचना में अवैधानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। कर विवर्तन यह कम अनैतिक माना जाता है, जबकि कर वंचना पूर्णतः अनैतिकता मानी जाती। कर भार के सिद्धांत। कर भार का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर हमने अध्ययन किया। इसके संदर्भ में अर्थशास्त्र द्वारा सिद्धांत भी दिए गए। कर भार के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है केंद्रीकरण का सिद्धांत, केंद्रीयकरण का सिद्धांत। प्रकृतिवादी फिजियोक्रेट्स अर्थशास्त्रियों ने सिद्धांत दिया है। फिजियोक्रेट्स का समय 15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी रहा है, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। फलस्वरूप वाणिज्यवाद के विरोध के स्वरूप में प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने सिद्धांत दिया, इन्होंने केवल भूमि पर कर लगाने के पक्ष में थे, यानी इनका विचार था कि केवल भूमि पर कर लगाया जाए। उनका विचार था कि भूमि से किसानों को बचत या अतिरेक प्राप्त होता है, न कि व्यापार आदि से। यानी भूमि से ही सब संपदा उपजती और यहीं से किसानों को बचत प्राप्त होती है। इसके अनुसार कर कहीं भी क्यों नहीं लगाया जाए, अंत में वह एक जगह पर एकत्रित हो जाता है। उनके अनुसार सभी कर भूमि पर ही गिरते हैं, यानी कहीं भी लगाया जाए वो सब भूमि पर ही आकर गिरते हैं। अर्थात वस्तु और सेवाओं पर भी कर लगाया जाए तो अंत में ये विवर्तित होकर भूमि पर ही आ जाएगा। अतः केवल भूमि सर्वाधिक बचत उत्पन्न करती है। तो निर्वादवादियों या प्रकृतिवादियों के अनुसार कृषकों पर ही कर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इसका और आगे विवर्तन नहीं होता। प्रकृतिवादियों ने इसे मितव्ययी सिद्धांत बताया था, साथ ही वे इसे न्याय संगत भी मानते थे। केंद्रीकरण सिद्धांत के दोष क्या है? करारोपण से वंचित। कर केवल कृषकों पर लगाया जाए, अधिकांश लोग करों से वंचित रहेंगे, जो उचित नहीं है यदि इस सिद्धांत को लागू किया जाता है तो। दूसरा, न्याय संगत नहीं, क्योंकि कृषि से उतनी बचत नहीं होती जितनी व्यापार और वाणिज्य से होती है। दूसरा सिद्धांत जो कर भार का देखते हैं वह कर प्रसार सिद्धांत या इसको प्रसरण सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत की रचना में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री कैनार्ड का महत्वपूर्ण स्थान है। कैनार्ड ने दिया था कर प्रसार सिद्धांत या कर प्रसरण सिद्धांत। ये सिद्धांत केंद्रीयकरण के सिद्धांत से ठीक उल्टा है। आधिक्य केवल भूमि से ही नहीं होता, बल्कि आधिक्य व्यापारी और श्रमिकों को भी मिलता है। वस्तुओं के क्रय विक्रय के समय करों का भार टाला जा सकता है। कर एक स्थान पर केंद्रित नहीं हो सकता, वह फैलता है और तब तक फैलता है जब तक कि उसका प्रभाव सारे समाज पर नहीं पड़ जाए। सर हैमिल्टन ने ब्रिटेन की संसद में कहा था कि प्रसार के सिद्धांत में कदाचित आशावादी सिद्धांत से भी अधिक सच्चाई है, और वह यह है कि करों की प्रवृत्ति फैलने तथा समान होने की होती है। यदि वे निश्चितता तथा एक सारिता से लगाया जाए तो प्रसारित होकर प्रत्येक संपत्ति पर ही अपना भार डालेंगे। मैन्सफील्ड के अनुसार एक कर उस पत्थर के समान है जो झील के पूरे पानी में एक कंपनी हलचल से उत्पन्न कर देता है।
कैनार्ड ने करों की तुलना किसी नाड़ी या नस में से रक्त निकालने से की। यदि रक्त एक नस से निकाला जाता है किंतु उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है, इस प्रकार इस बात का कोई महत्व नहीं है कि कर प्रारंभ में किस व्यक्ति पर लगाया गया है तथा ये कितना न्यायोचित अथवा अन्यायपूर्ण है, क्योंकि बार बार किए जाने वाले सौदों और समन्वयों के पश्चात कर की अन्यायपूर्णता स्वयं समाप्त हो जाती है और कर का भार समान रूप से बंट जाता है अथवा संपूर्ण समाज में समान रूप से फैल जाता है। कर भार के इस प्रसार में समय अवश्य लगता है, परंतु कर का भार महसूस नहीं होता, क्योंकि समय बीतने से संपूर्ण समाज में फैल जाता है। कोई नया कर आर्थिक संतुलन को बिगाड़ देता है और उसके प्रसार में समय लगता है, इसलिए कहा जाता है कि पुराना कर तो कर होता ही नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर न्यायपूर्ण अथवा अन्यायपूर्ण नहीं है। कर भार न तो कोई एक व्यक्ति या एक वर्ग सहन कर सकता है और न ही कोई व्यक्ति कर भार से बच सकता है। संपूर्ण समाज से कर वसूल करने के लिए करदाता टंकी के नल के समान है, तो कर भार के न्यायपूर्ण वितरण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यद्यपि सिद्धांत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अनेक परिस्थितियों में संभव नहीं हो सकता कि कर की बाह्यता का ठीक ठीक पता लगाया जाए। उपयुक्त दोनों सिद्धांतों के अनुसार करों का भुगतान लोगों की आधिक्य आय से किया जाता है, यानी बचत में से, आय में से ज़्यादा जो बचत होती है इसमें से किया जाता है। प्रकृतिवादी आधिक्य को केवल भूमि में ही मानते थे, वहीं कैनार्ड ने इस आधिक्य या बचत को व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और धंधों में भी माना है। प्रसार के सिद्धांत के दोष क्या हैं? पहला, असत्य कथन है। कुछ करों को विवर्तन नहीं हो पाता, अतः कर भार संपूर्ण समाज पर नहीं हो पाता। वर्तमान में हम देखते हैं कि आयकर, प्रत्यक्ष कर है, इसका विवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः इसका कर भार संपूर्ण समाज पर नहीं फैलता। दूसरा, अस्वाभाविक सिद्धांत। करों का प्रसार एक सीमा तक ही होता है, अतः यह अस्वाभाविक सिद्धांत है। तीसरा, सिद्धांत की अव्यवहारिक मान्यता है। सिद्धांत का आधार पूर्ण प्रतियोगिता है, व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती है। कर भार को ज्ञात करना भी कठिन कार्य है। अब तीसरा सिद्धांत देखते हैं जो कर भार के बारे में आधुनिक विचार रखता है। वर्तमान में आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार कर भार निम्नलिखित तत्वों या बातों पर निर्भर करता है। पहला, कर की प्रकृति क्या है। बेलोच मांग वाली वस्तुओं पर लगाया गया कर पूरा का पूरा विवर्तित किया जा सकता है, इसके विपरीत आयकर का विवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरा, मांग और पूर्ति की लोच। वस्तु की मांग बेलोच है तो विक्रेता कर भार को क्रेताओं की ओर हस्तांतरित कर सकता है। यदि वस्तु की मांग लोचदार है तो कर भार को उपभोक्ताओं पर नहीं टाला जा सकता। यदि वस्तु की पूर्ति लोचदार है तो उत्पादक पूर्ति में कमी करके कर भार को उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित कर देता है। आधिक्य। कर भार अतिरेक पर निर्भर करता है। कर भार अतिरेक पर निर्भर करता है। ये एक फैक्ट निकल कर आया कि कर भार अतिरेक या बचत से ही कर का भुगतान किया जाता है। उत्पादन की दशाएं। यदि उत्पादन एकाधिकार के अंतर्गत हो रहा है तो कर विवर्तन का रूप दूसरे प्रकार का होगा। उत्पत्ति नियमों का भी प्रभाव पड़ेगा। पांचवा, करों की राशि कम होने पर विवर्तन कम होगा, राशि ज़्यादा होने पर विवर्तन ज़्यादा होगा। छठा, श्रम और पूंजी की गतिशीलता अधिक होगी तो कर विवर्तन भी अधिक होगा, और श्रम और पूंजी की गतिशीलता कम होगी तो कर विवर्तन भी कम होगा। सातवां, करों का आधार। अगर कर वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है तो कर का विवर्तन मुश्किल से होता है, क्योंकि मूल्य वृद्धि के साथ साथ कर की मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि वस्तु के परिमाण अनुसार कर लगने में कर विवर्तन सरल होता है। विशिष्ट कर में कर विवर्तन सरल होता है। एकाधिकार में कर विवर्तन। अगर एकाधिकारी पर एक निश्चित मात्रा में कर लगाया जाता है तो एकाधिकारी को राशि अपनी आय में से ही चुकानी पड़ेगी और वह इसे दूसरे पर टाल नहीं सकता, अतः संपूर्ण भार उसे ही वहन करना पड़ता है। दूसरा, यदि एकाधिकारी के लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में कर लगाया जाए तो यह अंतिम चरण का कार्य और इसका विवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए संपूर्ण कर भार एकाधिकारी को ही वहन करना पड़ेगा।
तीसरा, अगर कर वस्तु उत्पत्ति की मात्रा के आधार पर हो तो अक्सर एक अधिकारी कर के भार को स्वयं वहन कर लेता है, पर यह वह कर विवर्तन के लिए वस्तु की मांग और पूर्ति के लोच और उत्पत्ति नियमों पर ध्यान देता है। मांग लोचदार संपूर्ण एवं अधिकांश भार वहन करेगा। यदि वस्तु की मांग लोचदार है तब एकाधिकारी उसका संपूर्ण और अधिकांश भार कर का वहन करेगा, जबकि पूर्ति लोचदार होने पर कर का अधिकांश भार उपभोक्ता पर और बेलोचदार होने पर एकाधिकारी को वहन करना पड़ेगा। उत्पत्ति वृद्धि नियम में कर का संपूर्ण भाग एकाधिकारी स्वयं वहन करेगा। उत्पत्ति ह्रास नियम की स्थिति में कर भार उपभोक्ताओं पर धकेलने का प्रयत्न करेगा। उत्पत्ति वृद्धि नियम का तात्पर्य है कि लागत ह्रास नियम, लागतें जब घट रही होगी तो कर का भार एकाधिकारी स्वयं वहन कर सकता है, और उत्पत्ति ह्रास नियम का मतलब है लागत वृद्धि नियम। ऐसी स्थिति में यदि कर लगाया जाता है तो उस भार को वो उपभोक्ताओं पर धकेलने का प्रयास करेगा। कुछ महत्वपूर्ण करों में कर भार तथा कर विवर्तन की समस्या। आयकर, इसका आशय आय पर लगने वाले कर से, जैसे भारत में आयकर, कृषि आयकर, पूंजी कर, लाभ कर, अतिरिक्त लाभ कर, निगम कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर है, इनका विवर्तन संभव नहीं है। दूसरा, बिक्री कर, यह अप्रत्यक्ष कर है और इसका उद्देश्य ही विवर्तन से संबंधित है। कर विवर्तन की मात्रा वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करेगी। तीसरा है भूमि कर। बिक्री कर में ही कर विवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता को वस्तु के मूल्य में शामिल कर की राशि को भी राशि के बराबर भी भुगतान करना पड़ता है, तो कर विवर्तन उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ हो जाता है। तीसरा, भूमि कर, आर्थिक लगान पर लगा हुआ कर भूमिपति को ही वहन करना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक लगान का मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं होता। जो इकोनॉमिक रेंट है उस पर जो लगा हुआ कर है वो भूमिपति को ही वहन पड़ता है, क्योंकि आर्थिक लगान का मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भूमि लगान पर कर को किसान पर नहीं टाला जा सकता। भूमि लगान पर कर को किसान पर नहीं टाला, केवल विशेष प्रकार की भूमियों के लिए ही यह कर उपभोक्ता पर विवर्तित किया जा सकता है। चौथा है मकानों पर कर भार। अक्सर किराएदारों को ही सहन करना पड़ता है। मकानों की मांग और पूर्ति की लोच के अनुसार कर भार का वितरण होगा। आयात और निर्यात करों का भार। आयात किए जाने वाले माल पर लगाए जाने वाले कर को आयात कर, जबकि निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को निर्यात कर कहा जाता है। इनके कर भार का वितरण भी मांग और पूर्ति के लोच पर निर्भर करेगा। मृत्यु कर का भार। उत्तराधिकार कर और जायदाद कर दोनों मृत्यु कर के अंतर्गत आते हैं। यानी मृत्यु कर में दो कर आते हैं, उत्तराधिकार कर और जायदाद कर। जिस व्यक्ति को जायदाद या संपत्ति मिलती है वही कर चुकाता है, इसे टाला नहीं जा सकता। और न उत्तराधिकारी अपनी आय में से कर चुकाता है, बल्कि मृतक से प्राप्त संपत्ति या धन से चुकाया जाता है, तो इसका भार उत्तराधिकारी पर होता है। एकाधिकारी पर कर। एकाधिकारी वस्तु का एकमात्र उत्पादक या पूर्तिकर्ता होता है और वह सीमांत आगम और सीमांत लागत के सामने से मूल्य निर्धारित कर अधिकतम लाभ कमाता है। धन्यवाद।